24x7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24x7। मौजूद हैं कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभात जी, जो यहाँ पे एमडी हैं और पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, H3N2 ये क्या है और ये किस तरह की बीमारी है और इससे कैसे कैसे लक्षण है, कैसे पहचाना जाए इसको, और इससे किस उम्र में ज्यादा घातक हो रही है? थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालें जिससे कि हमारे दर्शकों को अपनी सावधानी बरत सके और उन्हें पता लग सके कि इस रूप से इस बीमारी से कैसे निजात पाया जाए। जी देखिए, H3N2 कोई नई बीमारी नहीं है। ये एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस काफ़ी सालों से हमारे वर्ल्ड में मौजूद है। ये 1968 में एक मेजर हांगकांग फ्लू हुआ था, विच वाज बिकॉज ऑफ H3N2। तो इन्फ्लुएंजा वायरस 3 प्रकार के होते हैं, A, B एंड C। A के ये एक सब टाइप है H3N2। उसका एक दूसरा टाइप होता है H1N1, जिसे हम स्वाइन फ्लू भी बोलते हैं। 2009 में अगर आपको याद हो जी बिल्कुल, स्वाइन फ्लू की महामारी हुई थी, तो वो उसी का एक सब टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए का। ये आमतौर पे हमारे भारत देश में इसके 2 पीक्स होते हैं। मीन्स जनरली तो ये साल भर ही वैसे इन्फेक्शन मौजूद रहता है, बट 2 उसके पीक्स होते हैं। जैसे एक पीक होता है इसमें आपके मानसून के बाद की, जैसे अक्टूबर के महीने से स्टार्ट होकर के फरवरी मार्च के महीने तक ये काफ़ी इसके केसेस बढ़ते हैं। और फिर दूसरा पीक एक समर्स के अराउंड होता है, जो मई जून के अराउंड स्टार्ट होकर के जुलाई तक रहता है। तो इस बार जो पीक है ये थोड़ा लंबा रह गया है। वैसे केसेस तो हम लोग इसके नवंबर से ही देखने हम लोगों ने चालू कर दिए, काफ़ी पेशेंट्स आ रहे थे H3N2 के, लेकिन ये जनरली फरवरी तक केसेस कम हो जाते हैं। बट इस बार इवन मार्च एंड तक भी इसके केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। जी अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो लक्षण इसका नॉर्मल जो किसी भी वायरल में होता है वैसे ही है। जैसे बदन में दर्द होना, बुखार बहुत ही तेज, इवन पैरासीटामोल लेने के बाद भी लोगों का बुखार नहीं टूट रहा है। जी साथ में आपके गले में दर्द रहना, खांसी, जुकाम, किसी भी काम को नहीं कर पाना, ये इसके मेन लक्षण है। क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है इसको डिफ्रेंशिएट कर पाना बाकी वायरल इन्फेक्शन से। बाकी जैसे कोरोना वायरस या शुरुआती लक्षण सबके एक जैसे ही होते हैं। जी। बट हाँ, इस बार कुछ जो अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो ये है कि आमतौर पे इसका बुखार 3 से 4 दिनों में टूट जाता है और लोग 5 से 7 दिन में आमतौर पे ठीक हो जाते हैं। बट इस बार बुखार कुछ लोगों में इवन 7 से 8 दिन तक रह रहा है। पूरे ठीक होने में हफ्ते भी लग जा रहे हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई थी, एडवाइजरी उन्होंने जारी किया था। उन्होंने बोला कि 10 से 15 दिन लगेंगे आपको H3N2 से रिकवर करने में। और इवन खांसी वगैरह एक महीने तक लोगों की रह जा रही है, जो कितनी भी आप कॉफ सिरप दे दें, कुछ भी दे दें, बट खांसी ठीक नहीं हो रही। ये थोड़ा सा यूनिक है इस बार के H3N2 इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब, इसके अंदर अगर परिवार में किसी एक सदस्य को इसके लक्षण मिलते हैं तो क्या उसको आइसोलेट की आवश्यकता पड़ती है? देखिए, उसके लिए हमें समझना होगा कि इंसान इन्फेक्टिव कब तक रहता है। तो इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो लक्षण स्टार्ट होने के 1 दिन पहले से शुरू होकर के आमतौर पे 5 से 7 दिन तक रहता है। ठीक है, कुछ लोगों में जिनकी खांसी लंबी चल गई या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है या फिर जो छोटे बच्चे हैं, इवन 2 हफ्ते तक इन्फेक्शन को भी फैला सकते हैं। तो अगर घर में किसी एक सदस्य को अगर H3N2 का अगर आपके लक्षण लग रहे हैं तो बेहतर होगा कि उनको थोड़ा आइसोलेट रखें, अलग कमरे में रखें, उनको एक मास्क दें, सैनिटाइजर दें और उनकी थोड़ी सी मिक्सिंग कम रखें नॉर्मल लोगों के, खासकर जो लोग हाई रिस्क कैटेगरीज हैं। अब हाई रिस्क कैटेगरीज की अगर बात करें तो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होगी, 5 साल के छोटे बच्चे हो गए, जिनकी भी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, या फिर जिनको कोई लंबी बीमारी है, जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, या फिर कैंसर के मरीज हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, किसी घर में अगर कोई HIV का मरीज है, तो इन लोगों को खास तौर पे बचा के रखने की जरूरत है। यानी कि इनको जो बीमार व्यक्ति हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास तौर से इस पे परहेज करना रखना पड़ेगा अपना। बिल्कुल। और अगर कोई आइसोलेट होता है तो जरूरी है उसको रहना ही चाहिए, क्योंकि बीमारी ऐसी है। बिल्कुल, 7 दिन तक तो कम से कम वो आइसोलेटेड ही रहे, उसके बाद ही वो बाहर निकले, और उसके बाद भी अगर बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क के साथ ही निकले। इसके लिए सर कुछ जो एक स्पेशल डाइट वगैरह या कुछ एडवाइजर कोई ऐसा कि उनको घर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए?
देखिए, जैसे कि ये वायरल बीमारी है और इसकी जो दवा है आमतौर पे हम लोग नहीं चलाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही इंडिकेटेड है। जैसे बहुत ही अगर कोई मरीज हमारा वार्ड में एडमिट है, आईसीयू में एडमिटेड है या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको हम ओसेल्टामावीर करके जो एंटीवायरल ड्रग है वो देते हैं। ज़्यादातर लोग खुद की इम्यूनिटी से ही ठीक होते हैं, जो उनके शरीर में जो अपनी इम्यूनिटी है वही इस वायरस के अगेंस्ट लड़ती है और उससे ही वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे रिकवर हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको बढ़ाने के लिए जो चीज़ नॉर्मली कर सकते हैं, जैसे कि आप विटामिन सी वाली चीज़ें ज़्यादा लें, जैसे आंवला हो गया जी। और आपके साइट्रस फ्रूट्स जितने हो गए, ऑरेंजेस संतरा वगैरह वगैरह हो हो गए, गया, संतरे ऑरेंज हो गए, में। कोकोनट वाटर लीजिए, ओके, उसको ले सकते हैं। साथ में अगर खाँसी-वासी है, तो इसमें हनी का भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि यानी कि हनी शहद का हाँ, काफ़ी अहम शहद रोल श है। बिल्कुल, शहद लेने से आपके जो ये गले की जो इरिटेशन होती है, वो काफ़ी जी, ठीक हो जाती है। इवन जिंजर इज़ हेल्पफुल। तो ये सारी चीज़ें जो घर के हमारे जो नुस्खे हैं, जो इसमें पारिवारिक। बिल्कुल, बहुत बहुत लाभदायक है इसमें। जितनी हमारी अंग्रेज़ी दवाई हैं, उतनी ज़्यादा ये चीज़ें भी इफ़ेक्टिव डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं, आप तो अमूमन रोज़ देखते हैं मरीजों को, तो अभी जो इज़ाफ़ा आ रहा है, इस टाइप के कितने लगभग मरीज़ रोज़ आ रहे होंगे H3N2 देखिए, वाले? अगर मैं ओपीडी की बात करूँ, तो ओपीडी में मेरे 50% मरीज़ अभी इसी के आ रहे हैं, मतलब फ्लू टाइप सिम्पटम्स लेकर के और ज़्यादातर लोगों की जाँच करने पे H3N2 पॉज़िटिविटी आ ही रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आईसीयू में एडमिशन का दर काफ़ी कम है, अगर हम कोरोना के कंपेयर में जी, से जी, अगर जी। हम कंपेयर करें तो। क्योंकि ये जो वायरस है, ये ज़्यादातर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, मतलब हमारे साइनसेस हो गए, गला हो गया, ज़ुकाम हो गई, कान में दर्द होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो नीचे का जो पार्ट है, जिसे हम फेफड़ा बोलते हैं, हुँ। उसमें इसके इन्फेक्शन का दर काफ़ी कम है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें निमोनिया कम हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो वैसे लोगों को जिनकी उनको पहले से कोई बीमारी हो, लंबी बीमारी चल रही हो, वैसे लोग इसमें रिस्क पे रहते हैं। इसमें मेडिसिन का कौन-सी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कुछ लोग अगर हॉस्पिटल आने से परहेज़ करते हैं या आ नहीं पाते हैं तो? देखिए, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सिम्प्टोमैटिक है। सिम्प्टोमैटिक मतलब जो आपके लक्षण हैं, उसके हिसाब से हम दवा देते हैं, ठीक है? अगर आपको ज़ुकाम हो रही है, तो उसके लिए हम डिकंजेस्टेंट देंगे, एंटी एलर्जिक आपको देंगे और साथ में बुखार है, तो पैरासिटामोल लीजिए। अगर बुखार बिल्कुल नहीं टूट रहा, तो उसमें हम ब्रूफेन वगैरह तरह के जो एनएसआईडी जिसे हम बोलते हैं, वैसे भी ड्रग्स हम दे सकते हैं। एक जो इसमें बहुत ही अहम बात है कि एंटीबायोटिक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल बीमारी के लिए हम देते हैं। तो अगर आप आम तौर पे देखेंगे तो लोग पहले दिनों के बुखार से ही वो एज़िथ्रोमाइसिन और खुद से इधर-उधर की दवाइयाँ चालू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही ना करें। बिकॉज़ एंटीबायोटिक अगर आप इतने लंबे समय तक इरैशनल लेंगे, तो फिर बाद में ये दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी। यानी एंटीबायोटिक का इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक हम तभी देते हैं जब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग जाता है। तो उस केसेस में हम एंटीबायोटिक देते हैं। बस शुरू के 3-4 दिनों में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। अगर कोई दवाई इसमें तो डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक सवाल ये निकल कर आ रहा है कि H3N2 ये एक नहीं, ये इसमें 3 या 4 प्रकार की बीमारी होती है। ए, बी, सी एंड डी भी है शायद। जिसमें से ए, बी जो मनुष्य से और बाकी और सी और डी ये पशुओं से या पक्षियों से निकलती है। जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि ये एक ब्रॉड है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक हमारा मेन है, उसके सब ग्रुप्स हैं ए, बी एंड सी। ए ज़्यादातर ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज़ होते हैं, ए एंड बी के, ओके। ए जी। के फिर टाइप्स होते हैं H1N1 एंड H3N2। तो इसका इन्फ्लुएंजा के ही अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। बी थोड़ा अनकॉमन है। 60 से 70% अभी के जितने भी सैंपल्स हम भेज रहे हैं, उसमें लोग H3N2 पॉजिटिव आ रहे हैं। 10% के अराउंड H1N1 के हैं और 20 से 30% इन्फ्लुएंजा बी के हैं। इन्फ्लुएंजा बी का जो इलनेस होता है, वो बहुत ही माइल्ड प्रकार का होता है, बहुत ही सीवियर नहीं होता है। H1N1 और H3N2 एट टाइम्स वो ना सीवियर केस का सीवियर बीमारी का रूप ले सकते हैं, बट बी जो है वो थोड़ा माइल्ड से ही केसेस होते हैं। सी का जनरली इंसान में देखने को नहीं मिलता है। तो सी के कोई पेशेंट भी नहीं आ रहे होंगे? नहीं, हमारे पास जो जांच भी होती है उसमें हम सी वायरस को नहीं देखते हैं, ए और बी की ही जांच करते हैं सिर्फ। सी का केसेस नहीं है, बिल्कुल वो ट्रांसमिशन भी नहीं होता है। इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि जो पेशेंट जब इसके अंदर बीमारी स्टार्ट होती है या बीमारी के बीच में ही कुछ लोगों की शिकायत उनकी आंखों से पानी आता है। जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया था कि इस बार जो H3N2 है वो थोड़ा-सा अलग सिम्पटम्स हम इस बार देख रहे हैं। उसमें जैसा आपने बताया कि आँखों से पानी आना, आँखों में लालपन आना, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है और साथ में लोगों के कान में दर्द। वो इतने कान में उनके पेन हो रहा है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको हॉस्पिटल में आके एडमिट होना पड़ रहा है। साथ में साइनस के इन्फेक्शंस, इवन बुखार ठीक होने के बाद भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको 15 दिनों तक पर्सिस्टेंट हेडेक है, चेहरे पे दर्द है।
ये सब कुछ इस टाइप के थोड़े डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं इस बार जो H3N2 के साथ हो रहे हैं, जिस कारण से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसके अलावा खांसी, खांसी लोगों की ठीक नहीं हो रही है, 15 दिन, 1-1 महीने तक खांसी रह रही है। ऑल्दो नीचे कोई निमोनिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट खांसी ठीक होने में 1-1 महीने तक का समय लग जा रहा है। यानी घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, अपने फिजिशियन से सलाह लें आप। इसके कुछ अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो उसके ड्रॉप्स चलेंगे, अगर साइनसाइटिस है तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, उससे सारी चीज़ें सेटल हो जा रही हैं जनरली। बस आपको ये है कि अगर आपको अगर इन्फेक्शन है तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर लें, सो दैट आप दूसरे लोगों को ना फैलाएं, क्योंकि ये फिर बिकम्स अ चेन रिएक्शन। आपको हुआ, फिर दूसरे को होगा, फिर सब लोगों को ये ऐसे ही पकड़ लेगा। उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा हमारे यहाँ का, गर्मी आएंगी, वैसे इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। केसेस होपफुली 2-4 हफ्तों के अंदर कम हो जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर। तो देखा दोस्तों, S3 और N2 से घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब से जो पेशेंट्स हैं इनको किस तरह की दवाइयों को यूज करना चाहिए या उनसे किस तरीके से अवॉइड करना चाहिए, और एक वैक्सीन है, वैक्सीन का इसमें क्या रोल है, कितने दिन ये इफेक्ट होती है, थोड़ी इसकी जानकारी और बताएं। जी। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि इसका आखिर इलाज क्या है, तो अगर किसी भी घर में आपके किसी भी सदस्य को अगर फ्लू के लक्षण होते हैं तो उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी होती है। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दीजिए, अगर उससे भी बुखार नहीं टूट रहा तो हम साथ में NSAIDs करके ब्रोफेन या इस तरह के निमोसलाइड की गोलियां हैं वो भी आप SOS दे सकते हैं। खांसी है तो कॉफ सिरप दें। इसकी जो मेन जो दवा होती है जिसे हम ओसेल्टामिविर बोलते हैं, जो एंटीवायरल है, आमतौर पे हम रिकमेंड नहीं करते हैं इसे, क्योंकि इसे रिजर्व रखा गया है जो हमारे हाई रिस्क कैटेगरीज हैं या फिर जो लोग अस्पताल में एडमिटेड हैं सांस की परेशानी के साथ H3N2 निमोनिया के लिए। क्योंकि अगर इसका भी अगर हम इरेशनल यूज़ करेंगे तो ये वायरस और म्यूटेट होकर के और खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो जांच कंफर्म करने के बाद ही हम इसकी जो ओसेल्टामिविर की दवा है वो हम देते हैं। दूसरा एक और चीज़ आपने देखा होगा कि आमतौर पे अगर आपको जुकाम खांसी है तो आप लोग पहले दिन से एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सफ्लिव इस तरह के एंटीबायोटिक बिल्कुल बिल्कुल, एजिथ्रोमाइसिन बहुत जरूर बिल्कुल। लेते हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ये एक वायरल बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती और इतने आप इरेशनल अगर एंटीबायोटिक खाएँगे, तो एक समय के बाद ये एंटीबायोटिक आपके शरीर के ऊपर काम करना बंद कर देगी और जो बैक्टीरियाज़ हैं वो म्यूटेट होकर के और डेंजरस रूप ले सकती है। तो एंटीबायोटिक का सेवन ना करें। कुछ लिमिटेड केसेस में एंटीबायोटिक हम रिकमेंड करते हैं, वो आपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही आप उसको ले सकते हैं। जी। अगर निमोनिया, दूसरा एक डबल निमोनिया अगर हो जाए तब हम दे सकते हैं। दूसरा सवाल आपने बहुत अच्छा किया कि वैक्सीन का इसमें क्या रोल है। जी। देखिए, अभी तक जो बेस्ट ऑप्शन है जिससे हम इस H3N2 से बच सकते हैं वो है वैक्सीन। इसकी वैक्सीन हर साल आती है क्योंकि ये वायरस हर साल बदलता है। तो उस कारण से इसके जो स्ट्रेन्स हैं WHO 6 महीने पहले ही बता देता है कि अभी जो नेक्स्ट आउटब्रेक होने वाला है मोस्ट लाइकली इस स्ट्रेन से होगा। तो उस हिसाब से फार्मा कंपनीज फिर इसके वैक्सीन को बनाती है। ठीक है? तो हर साल इसका अभी जो करंट स्ट्रेन है वो 2022-23 का स्ट्रेन चल रहा है। तो वो जो लेटेस्ट वैक्सीन है वो आप ले सकते हैं। कौन-कौन लोग ले सकते हैं? अगर 5 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं, उनके लिए मस्ट है। 65 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है या फिर जैसा मैंने पहले भी बताया जिन लोगों को कुछ क्रॉनिक इलनेस है, किडनी, लिवर या ऐसी किसी हार्ट की परेशानी है, तो उनके लिए तो ये मस्ट है लेना। साथ में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, जो ऐसे मरीजों को देखते हैं, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है कि इस टीका को ज़रूर लें। 60 से 70% तक ये टीका इफेक्टिव है। अगर आप टीका लेते भी हैं, उसके बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन हो, तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है और वो ज़्यादा इन्फेक्टिव आप नहीं होते, आप ज़्यादा लोगों को फैला नहीं सकते।
जी। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल सेफ है। एक छोटा सा टीका आपके बाजू पे लग जाएगा, इंट्रामस्कुलर है, उसको आईवी लेने की जरूरत भी नहीं है, और ये काफ़ी सस्ता भी है और बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो आपके अगर घर में कोई भी अगर हाई रिस्क के अगर पेशेंट्स हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, तो हर साल एनुअली उनको टीका जरूर दिलाएं। बट हर साल दिलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये हर साल ये टीका बदलता है, तो उसका इफेक्ट एक साल ही रहेगा, उसके बाद वो फिर वेन हो जाता है। ये संक्रमण घट नहीं रहा, हर साल कुछ ना कुछ नई बीमारी के रूप में निकल के आ रहा है। और अभी भी जो आया है H3N2, क्या है ये बीमारी, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे, भले ये बीमारी ऐसी है कि आपको नाक कान में दर्द दे रही है, आंखों से पानी आ रहा है, और आपको नज़दीकी हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे को अभी डॉक्टर प्रभात ने जो जानकारी दी वो अब तक हम आप तो प्रसारित कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर साहब के जो बताए हुए नियम हैं उन पर फॉलो करेंगे और अपने को, परिवार को सुरक्षित रखेंगे।